बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों के बीच में क्लास 9 का ग्रेविटेशन चैप्टर लेकर आया हूँ। ग्रेविटेशन को हिंदी में गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। उसका मीनिंग जो होता है सो गुरुत्वाकर्षण होता है। आज हम गुरुत्वाकर्षण को लेकर ही कुछ चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। और जैसा कि मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ आपको, इस चैनल को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें ताकि वे भी जो है इन्हें देख पाएँ और इस चैनल का जो है सो फ़ायदा वो उठा सकें, समय रहते हुए फ़ायदा उठा सकें। जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह दरोगा का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो या किसी पीसीएस लेवल का हो, वो भी इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। और आप लोग निश्चित रूप से मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, ऐसा मुझे विश्वास है ना। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आप लोग के बीच और अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आप लोग के बीच में आऊँगा, ताकि आपको या शैक्षणिक गतिविधि में किसी प्रकार की तैयारी करनी हो या आपको कैरियर से संबंधित किसी नौकरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी हो, उसमें आपको मैं भरपूर मदद करूँगा ही, है ना। तो निश्चित रूप से आप लाइक करेंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं विषय वस्तु की तरफ। शुरू करें। अब शुरू करते हैं क्या। देखो, सबसे पहली बात जो है, ग्रेविटेशन को समझो, है ना। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं? GRAVITATION, ग्रेविटेशन हो गया। यह ग्रेविटेशन जो बना हुआ है, यह ग्रेव से बना हुआ है। GRAVE। ग्रेव मीन्स होता है शांत चित्त, शांत चित्त, है ना। शांत चित्त रहने वाला आदमी या उसको गंभीर आदमी, है ना, इसको हम कहते हैं गंभीर। इसी से मतलब बना हुआ है ग्रेविटेशन। जिस प्रकार से कोई शांत चित्त आदमी होगा, गंभीर आदमी होगा, तो देखती होगी समाज में, वह क्या करता है, व्यक्ति को जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बिल्कुल आराम से अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है ना। उसी प्रकार जो भारी भरकम वस्तु होगा ना, भारी भरकम वस्तु जो होगा वह जो है किसी भी दूसरी वस्तु को आराम से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। किसी वस्तु को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर सकता है, मतलब आकर्षित कर सकता है ना। इसमें कोई दिक्कत, है ना, इतना तो समझ गई। तो यहाँ जो कहा जा रहा है से एक फोर्स है ना। वह फोर्स क्या देखो, जैसे कोई दो वस्तु है ना, कोई भी दो वस्तु है, तो यहाँ पर क्या है, एक वस्तु मान लो इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं। तो यहाँ होता क्या है, तो यह वस्तु जो है तो अपना बल इसके ऊपर लगा रही है, यह वस्तु जो है इसके ऊपर अपना बल लगा रही है। दोनों वस्तु एक दूसरे पर अपना अपना बल लगा रही है। लेकिन यह जिस फोर्स के साथ इस दूसरे वस्तु को बी को खींच रही है, ए जिस फोर्स के साथ बी को खींच रही है, चाहे बी जिस फोर्स के साथ ए को खींच रही है, वह उसका अपना फोर्स हुआ और वह उसका अपना ग्रेविटेशन हुआ। क्या हुआ? ग्रेविटेशन हुआ। ग्रेविटेशन से संबंधित जो जानकारी सबसे पहले हम लोगों के पास में रखा, उनका नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन था, मतलब आइजैक भी कहते हैं, कहीं आइजैक भी कहा जाता है। आइजैक न्यूटन था उनका नाम, है ना। उनका एक किताब था प्रिंसिपिया। उनका एक किताब क्या था? प्रिंसिपिया था। प्रिंसिपिया जो बुक है, उस बुक में पूरा जो है तो मोशन के बारे में दिया हुआ है। मोशन से संबंधित जितना सिद्धांत है सबकी चर्चा उन्होंने किया है। इस पर एक घटना है,
है ना, न्यूटन के संबंधित एक घटना है से वे एक बाग में मतलब सोए हुए थे, है ना। तो सोए हुए थे तो वहाँ वो सेब का वृक्ष लगा हुआ था, एप्पल का पेड़ था। तो एप्पल का पेड़ था तो एक एप्पल का फल जो है, एक एप्पल का फल ऊपर से नीचे गिर गया। मान लो कि यह पृथ्वी है, यह एप्पल का फल नीचे आके गिर गया, है ना। तो यह नीचे गिर गया तो इस पर जो है तो न्यूटन महोदय ने सोचना प्रारंभ कर दिया है, आखिर यह नीचे आया, ऊपर क्यों नहीं गया, मतलब यह नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं हुआ। मतलब यही घटना जो है तो पूरे ग्रेविटेशन को जो है तो पैदा जन्म दे दिया, है ना। तब उन्होंने बाद में बताया कि मतलब हर वस्तु के पास में, प्रत्येक वस्तु के पास में जितना भी वस्तु है, वह छोटा से छोटा वस्तु हो या बड़ा से बड़ा वस्तु हो, उसके पास में अपना आकर्षण करने की एक शक्ति होती है। एक आकर्षण करने की क्या होती है, शक्ति होती है। और वही आकर्षण बल जो है सो उस वस्तु का ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं तुमको हम एक दो एग्जाम्पल बताया, जैसे कि मतलब एक पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, यदि उस पत्थर के टुकड़ा को ऊपर की तरफ फेंकेंगे हम, क्या होगा, पत्थर के टुकड़ा को यदि हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं या पत्थर के टुकड़ा ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, कुछ देर के बाद एक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद क्या होता है, वह पत्थर फिर जैसे नीचे की तरफ चला आता है ना, आता है कि नहीं आता है। जब अर्थ जो है, अर्थ के पास में अपना मतलब जैसे ग्रेविटेशनल पुल है, उस ग्रेविटेशनल पुल के चलते जैसे कोई भी स्टोन फेंका हुआ स्टोन जो है क्या होता है, नीचे आ जाता है, गिर जाता है ना। जैसे यहाँ एप्पल वाली कहानी हुआ, जैसे फल पक गया तो फल पका तो क्या होगा, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के द्वारा जो है वह नीचे आ गया। जब तक क्या होता है कि इस पेड़ के पास में भी जो है अपना पावर है ना, इस अर्थ के पास में भी अपना पावर है। तो ये जो मतलब यहाँ जो फल जो लगा, तो फल लगा तो जब तक जो है इसके द्वारा जो इस पेड़ पर फल पर लगाया गया जो फोर्स हुआ सो, और इस पेड़ के द्वारा जो इस पर फोर्स लगाया गया सो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है, तब तक यह क्या है, यह फल जो है तो नीचे नहीं आ रहा है, पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है, वह फल जो है तो पृथ्वी पर नहीं गिर रहा है। जैसे ही मतलब ये अनबैलेंस्ड होगा, मतलब मोशन तभी पैदा होता है। एक बात और भी ध्यान रखो, सो अनबैलेंस्ड फोर्स ही जो है, अनबैलेंस्ड जो होगा ना, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो होगा ना, वही मोशन पैदा करता है, अनबैलेंस्ड। तो जैसे ही यहाँ इसका फोर्स कम हुआ तो इसका फोर्स तो जो होगा तो बना हुआ है, जैसे ही इसका फोर्स कम हुआ बस जैसे धड़ाक से जैसे नीचे गिर गया, है ना। उसी प्रकार जैसे मतलब हम स्टोन को यदि फेंकते हैं, है ना, तो वह स्टोन जैसे ऊपर जाता है, एक निश्चित ऊंचाई तक जाता है, उसके बाद फिर नीचे चला आता है। एक दो और एग्जाम्पल है, देखो जैसे कि हमारा अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर बना हुआ है, वातावरण है कि नहीं रहता है, जिसमें हवा लेते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारा है कि नहीं है। तो यह एटमॉस्फेयर का जो मतलब होल्डिंग है, क्यों है, ड्यू टू जैसे अर्थ के मतलब ग्रेविटेशनल पुल के चलते हैं। क्या है, ड्यू टू किसके चलते हैं, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के चलते हैं। जैसे दूसरा है, एक और उदाहरण ले लो, नदी में पानी का बहना, नदी में पानी जो बहता है वो भी जो है तो मतलब ग्रेविटेशनल पुल के चलते ही होता है, अर्थ के देखते हो नदी का पानी जो है तो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, उसका फ्लो जो है तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते देखियो नहीं, ऊपर से नीचे, जैसे जैसे मतलब पानी ढलता जाता है नीचे की तरफ, वैसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है ना। उसके बाद रेन फॉलिंग, बारिश की बूंदे, वो भी जो है हमारा अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के चलते ही नीचे गिरता है ना। उसके बाद जो है तुम्हारा एक और उदाहरण ले लो, हम जो चलते हैं ग्राउंड पर, वो हमको जो जकड़ कर रखता है, हम लोग गिरते नहीं ना है, फ्लो नहीं करते हैं, ऐसे वैसे डोलते नहीं ना है, सीधा चलते हैं। तो सीधा चलते हैं वो भी है क्या, ग्रेविटेशनल पुल के चलते ही है ना। तो इस प्रकार जो है से निकलता क्या है, परिभाषा क्या निकलता है, द फोर्स विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ। मतलब जिस फोर्स के साथ, जिस बल के साथ पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल के साथ, है ना, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है या पृथ्वी का गुरुत्व कहलाता है। समझ रही, गुरुत्वाकर्षण समझने में कोई दिक्कत हुआ है? हम मतलब पृथ्वी के ऊपर वातावरण को बनाए रखना, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। नदियों में पानी का बहाव, पृथ्वी पर वर्षा गिरना, पृथ्वी पर हम सब जो टिके रहते हैं, ये सब क्या है, ड्यू टू जो है जो ग्रेविटेशनल पुल के चलते हैं। क्या है, पृथ्वी की ग्रेविटेशन। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, द फोर्स विथ विच
टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड ईच अदर इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। मतलब जिस बल से, देखो अब यहाँ बताए एग्जाम्पल तुमको यहाँ पर दिया है, तो मतलब एक दो वस्तु है ये, मतलब यह वस्तु इसको अपनी तरफ खींच रहा है और यह वस्तु इसको अपनी तरफ खींच रहा है। यह क्या है? ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशन है। ये क्या है? ग्रेविटेशन है। मतलब इसका भी ग्रेविटेशन है जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका ग्रेविटेशन जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। कोई भी दो वस्तु, मतलब यूनिवर्स में कोई भी दो वस्तु कहीं भी होगा तो वह जो है एक दूसरे पर अपना अपना फोर्स लगा रहा होता है। देखो सबसे अच्छा उदाहरण जो है जो हम जो देखते हैं सौर मंडल में, सौर मंडल में क्या कहते हैं? सूर्य अपने स्थान पर स्थित है और सूर्य के चारों तरफ क्या होता है? सारे ग्रह जैसे चक्कर काट रहे होते हैं, लेकिन सभी ग्रह जो चक्कर काट रहे होते हैं वह मतलब अपने अपनी कक्षा में चक्कर काट रहे होते हैं। मतलब अर्थ जो यहाँ सूर्य है, देखो यहाँ मान लो यह सूर्य है, सूर्य हुआ नहीं, मान लो यह सूर्य है, तो इसके चारों तरफ जो मान लो कि मतलब इसका यह एक ग्रह चक्कर यहाँ काट रहा है, एक ग्रह यहाँ चक्कर काट रहा है। यह ग्रह चक्कर सबसे नजदीक में कौन होता है? मरकरी होता है, मरकरी होता है ना, तो यह मरकरी हो गया। और मरकरी के बाद कौन होता है? वेनस होता है, वेनस होता है। वेनस के बाद कौन होता है? तो अर्थ होता है। तीसरा स्थान अर्थ क्या है? तो ये अर्थ, ये जो चल रहा है चक्कर जो काट रहा है ना यहाँ पे, तो ये सूर्य यहाँ पे है, ये अपने ही कक्षा में चक्कर काट रहा है। ये भी जो है क्या अपने ही, मतलब जैसे क्या है ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है वेनस, चाहे अर्थ भी अपने, मतलब यह न तो यहाँ जा रहा है और न यह यहाँ आ रहा है। मतलब यह ग्रह जब वेनस जो है तो न अर्थ पर आ रहा है न अर्थ वेनस पर जा रहा है ना। ये सब क्या कर, ये सब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो है ना इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों के द्वारा जो फोर्स जो लग रहा है ना, ये तो भारी भरकम वस्तु है ना, तो दोनों एक दूसरे को जो फोर्स लगा रहा है वह फोर्स क्या होता है? एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है। जिसके तरफ यह वस्तु जो है, जैसे अर्थ जो है सूर्य की तरफ नहीं जा रहा है और सूर्य जो है पृथ्वी की तरफ खिंचा रहा है ना। हाँ, यही जो फोर्स जो होता है वह क्या कहलाता है? ग्रेविटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? मतलब जिस बल से दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, जिस बल से दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व कहलाता है ना। और अंग्रेजी में यदि कहना होगा तो क्या कहोगी? द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर ना। जो फोर्स मतलब वह बल जिससे दो वस्तु एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है, क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है, ग्रेविटी कहलाता है। अब चलो, अब सबसे बड़ा व्यापक नियम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ, जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या है? देखो यहां हम लिख रहे हैं, देखो बदमाशी नहीं करो, बदमाशी करेगा तो मतलब ठीक नहीं रहेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसको हिंदी में कहते हैं सर्वव्यापकता का नियम, गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सर्वव्यापक नियम है ना, सर्वव्यापक नियम। अब इसमें नियम में क्या है? न्यूटन इसका खोज तो हम पहले ही बता दिए, ग्रेविटेशन से जो भी खोज हुआ है वो न्यूटन महोदय ने किया है ना। तो इसमें न्यूटन महोदय क्या कहते हैं? मान लो कि कोई दो वस्तु है, मान लो कि एक वस्तु ए है जिसका मतलब मास जो है से m1 है ना, और एक दूसरी वस्तु है जिसका नाम b है और इसका मास जो है से m2 है। अब ये दोनों वस्तु के बीच का दूरी मान लो कि मतलब r मीटर है। क्या है? हम इसको समझो बहुत बढ़िया से। मतलब दो वस्तु है, एक वस्तु क्या है? a है और दूसरा वस्तु क्या है? b है। ए वस्तु का मास क्या है? m1 है और बी वस्तु का मास कितना है? m2 है। और दोनों वस्तु कितना दूरी पर रखी हुई है? r मीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो इनका नियम कह रहा है कि इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, फोर्स बल जो लगेगा, वह बल जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों वस्तुओं के मास के प्रोडक्ट के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ ना? और यह जो फोर्स जो होगा मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और जो इसके बीच का जो दूरी होगा उसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली वाले में क्या होगा? उल्टा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? उल्टा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ? सीधा, है ना।
कहने का मतलब यदि M1 और M2 का मान बढ़ेगा तो F का मान बढ़ जाएगा, और यहां पर यदि R स्क्वायर का मान बढ़ेगा तो F का मान घट जाएगा। इनवर्सली में क्या होगा, ए वो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, और डायरेक्टली में क्या होगा, एक बढ़ेगा तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट होगा वो भी बढ़ेगा। नहीं, बात समझ रहा है। इनवर्सली में क्या होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा, सीधा बात। अब इस दोनों को यदि एक साथ हम सम्मिलित करते हैं, दोनों को यदि हम एक साथ सम्मिलित करते हैं तो क्या आता है, F प्रोपोर्शनल जो है तो M1 बटा M2 और बटा R स्क्वायर होता है ना। अब यहां पर इसको मतलब F इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो F इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा, ये हम इसको प्रोपोर्शनल को तोड़ते हैं तो G इंटू क्या कहते हैं M1 इंटू M2 होता है, और बटा जो है R स्क्वायर होता है। वेयर जो है G इज जो है, वेयर G इज एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G इज क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। G इज क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस बात इसको समझ में आया कि नहीं, इसे बताओ। ये जो हम जितना अभी समझाए हैं सर्वव्यापकता के नाम, इसको समझने में कोई दिक्कत हुई है तो बताओ कहाँ दिक्कत हुआ है, तो हम उस दिक्कत को जाए सोल्व करते हैं। नहीं दिक्कत हुआ है ना। अब देखो इतना याद रखना कि मतलब दो वस्तुओं के बीच में जो बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, मतलब एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स। एवरी बॉडी नहीं, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विथ ए फोर्स। मतलब कहने वाला इस यूनिवर्स में जितनी भी वस्तुएं हैं, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, वह एक दूसरे पर बल लगाती है, वह अपने ही बल के साथ जैसे एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जो नियम है बता रहा है, सो बता रहा हूं मैं, है ना, उसका अनुवाद भी बता दे रहा हूं। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। वह जो बल लगता है वह उन वस्तुओं के मास के प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट माने गुणनफल, प्रोडक्ट माने क्या हुआ, गुणनफल, उसके गुणनफल का वह क्या होता है, समानुपाती होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हुआ, समानुपाती होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी होती है उसका वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक साधारण में कहोगे विलोमानुपाती कह सकती हो, है ना। व्युत्क्रमानुपाती थोड़ा कठिन शब्द यदि तुमको लग रहा है तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है विलोम, व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है, विलोम होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती हम जो कह रहे हैं तो उसके स्थान पर तुम विलोमानुपाती लेकर समझ सकती हो। विलोम होता है, उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, मतलब है ना। तो इसी चीज को जो है तो हमने यहाँ पर दिखाया है। यही चीज जो है तो मतलब ग्रेविटेशन क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। हम लोग यहाँ क्या बात कर लिए, ये जो हम F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर, यहाँ पर जी के बारे हमने बता दिया ना, क्या होता है, यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। अब यह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसका यूनिट निकालना होता है। यूनिट माने क्या होता है, इकाई, है ना। यूनिट्स ऑफ क्या होगा, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे निकालेगी सो देखो। मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का हिंदी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, है ना। कांस्टेंट माने क्या होता है, स्थिर होता है, हम पहले ही बता चुके हैं, स्थिर होता है। इसमें मतलब कांस्टेंट का मतलब स्थिर हुआ, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, है ना। तो यहां हमने अभी पढ़ा है सर्वव्यापक नियम से, गुरुत्वाकर्षण सर्वव्यापक नियम से क्या पढ़ा है, F इक्वल टू क्या पढ़ा है, G इंटू M1 इंटू M2 बटा R स्क्वायर पढ़ा है ना। अब इसको हम यहाँ ऐसे करेंगे, मतलब G का मान निकालना है, तब इसको तिरछा गुना करेंगे तो F इंटू क्या होगा, R स्क्वायर हो जाएगा, और G इंटू क्या होगा, M1 इंटू M2 होगा। अब G का मान निकालेंगे तो क्या होगा, G इक्वल टू क्या होगा, F इंटू, है ना, F इंटू R स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा, M1 इंटू M2 होगा। अब इसका हमको SI यूनिट निकालना है, तो SI यूनिट ऑफ G, SI यूनिट ऑफ G, है ना, निकालोगे तो क्या होगा, यहां लिखना होगा SI यूनिट ऑफ F, SI यूनिट ऑफ F इंटू SI यूनिट ऑफ क्या होगा, SI यूनिट ऑफ R स्क्वायर, अब बटा SI यूनिट ऑफ, है ना, SI यूनिट ऑफ क्या है, M1 एंड M2, है ना। अब देखो SI यूनिट ऑफ F क्या होता है बताओ, फोर्स का, F मीन्स क्या हुआ, फोर्स ना हुआ, तो फोर्स का क्या होता है SI यूनिट बताओ, याद है, नहीं याद है, न्यूटन होता है, क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन हो गया। इंटू
आर जो है डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, डिस्टेंस का। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। चूंकि आर स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना, 2 आर है, आर के पावर 2 है ना, तो मीटर का पावर 2 हो जाएगा यहाँ। अब बटा बाई ये होगा m1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। m2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मास को। तो m1 जो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। केजी होता है और इनटू जो है केजी, मतलब m1 का भी केजी हो जाएगा और इसका भी केजी हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया हमारा गुरुत्वाकर्षण का, मतलब एसआई का, एसआई यूनिट ऑफ जी हो गया, एसआई यूनिट ऑफ जी हो गया, एसआई यूनिट ऑफ जी क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जब भी एग्जाम में पूछा जाएगा मतलब जी का एसआई यूनिट क्या होगा तो क्या बताओगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझ गई। अच्छा देखो, इसको जी का मान निकाला गया है एक्सपेरिमेंटली, है ना, मतलब अभी हमको इसको, ये हमारे ऊंचे क्लास में है ना पढ़ना। अब एक्सपेरिमेंटली कैसे निकलता है यह हमको अभी नहीं पढ़ना है, 9th क्लास के मतलब सिलेबस में नहीं आई। जी का जब भी मान निकलेगा तो हायर क्लास में हम जाएंगे तब इसका मतलब मान निकाल पाएंगे हम। जी का जो एक्सपेरिमेंटली मान निकाला गया है वह आया है 6.67 इंटू 10⁻11। क्या हुआ, 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमें मतलब एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, जी का जो एक्सपेरिमेंटली मान जो निकला है कितना निकला है, जी इक्वल टू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये भी एग्जाम में पूछता है, और ऑब्जेक्टिव टाइप में होगा तो पूछेगा, ऐसे भी लिखने के लिए पूछेगा। कैसे निकलता है, ऐसा यूनिट कैसे निकालेगी, तो जो पूरा प्रोसेस हम तुमको बता दिया, इसी तरह से वो निकलेगा। यदि तुमको यह याद हो जाएगा, मतलब इसको यदि तुम याद कर लेगी ना, जब ये पूरा याद हो जाएगा कैसे इसको एक्सप्रेशन बनाएंगे तो आराम से उसको हमको निकाल पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत हमें नहीं होगा। अब चलो एक बात और देखो, मान लो एफ इक्वल टू है, क्या है, एफ इक्वल टू क्या है, देखो यहाँ एक मिनट, यहाँ ये भी देख लो, एफ इक्वल टू जी इंटू क्या है, m1 इंटू m2 अब बटा आर स्क्वायर, यही ना है। अब मान लो कि वस्तु दो है, ये वस्तु है, इसका m1 है, ये भी 1 kg का है। एक दूसरा वस्तु भी है बी, इसका m2 हुआ, ये भी 1 kg का है ना। और दोनों के बीच के दूरी जो है तो मात्र मान लो कि 1 मीटर है, नहीं समझे। तो अब एफ इक्वल टू यदि इसका मान डालेंगे तो दोनों एक दूसरे पर जो बल लगाएगा वो क्या होगा, सो देख लो यहाँ जी इंटू क्या होगा, 1 इंटू 1 होगा, m1 1 हुआ, m2 1 है, अब बटा आर स्क्वायर, तो 1 मीटर है तो 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब जी इंटू क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू 1 बटा 1 स्क्वायर तो 1 ना आएगा, तो एफ इक्वल टू जी क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू जी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। यदि सब कुछ यदि यूनिट हम एक ही लेते हैं, तब मास भी 1 लेते हैं, दोनों वस्तु का 1 kg लेते हैं, और दोनों वस्तु के बीच की दूरी भी यदि हम 1 मीटर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स जो होगा वह जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर होगा। यहाँ तक समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो। अब इसके आधार पर यदि कुछ सवाल है तो उसको बना सकती हो, ठीक है, चलो एक बना के दिखाओ हमको। अब तुम्हारे अंदर एक प्रश्न उठेगा, क्या प्रश्न उठेगा, तो मान लो बहुत सारा वस्तु है यहाँ पर रखा हुआ, बहुत सारा वस्तु है, तो मतलब यह वस्तु है, तो एक दूसरे पर जब यह फोर्स डाल रहा है तो यह मोशन क्यों नहीं कर रहा है, मूव क्यों नहीं कर रहा है, मतलब यह इस तरह का मतलब दिमाग में आ सकता है बात ना, है ना। तो देखो चूंकि होता क्या है, से जो भी वस्तु है ना, ऑब्जेक्ट जो है, इस सारे ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, फोर्स होता है, तो मास जो होता है इतना कम है कि उसके जो ग्रेविटेशनल जो पुल है ना, वह जो है डिटेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब उसको हम खोज नहीं पाते, उसका पता नहीं लगा पाते, उसका आभास नहीं कर पाते हैं। मास कम होने के चलते क्या होता है, जो फोर्स जो उत्पन्न होता है ना, जो बल उत्पन्न होता है वह जो है काफी कम होता है। अर्थ का क्या है, अर्थ बहुत विशालकाय है, मतलब अर्थ का जो है, ये जो हमारा जो अर्थ है बहुत ही विशालकाय है, बहुत, इसका मास बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी मास है ना। तो इसलिए यह जो वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो हम फील कर पाते हैं, वो हम महसूस कर लेते हैं। अब जैसे तुम वहां बैठी हो, हम यहाँ बैठे हुए हैं,
तुम भी चाहते मुझ पर फोर्स लगा रही हो, मैं भी तुम पर फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन हम एक दूसरे पर मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपने अपने फोर्स, एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उससे एक दूसरे को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। नहीं, जैसे यह कुर्सी रखा हुआ है, चाहे वही दो कुर्सी रखो, वही दो कुर्सी, वहां पर दो कुर्सी रखा हुआ है, देखो ना, यह दो कुर्सी देखो, यहाँ देखो दो कुर्सी रखा हुआ है, वह कुर्सी न इधर आ रहा है, नहीं यह कुर्सी उधर जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वह दोनों एक दूसरे को जो पर फोर्स लग रहा है वह क्या हो रहा है, एक दूसरे को वह बैलेंस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है? बैलेंस कर दे रहा है। और चूंकि जैसे यह पृथ्वी पर गिर नहीं रहा, और पृथ्वी का मास ज्यादा होता है, इसलिए वह जो फोर्स लगाता है वह ज्यादा होता है, वह फील किया जाता है, वह डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन वस्तु एक दूसरे पर जो फोर्स लगाता है उसका मास जैसे बहुत ही कम होने के चलते, मतलब वह मोशन जो उसमें जो पैदा होता है, उस मोशन को हम क्या कहते हैं, डिटेक्ट नहीं पाते हैं, खोज नहीं पाते हैं। समझ नहीं? ठीक है बच्चों, आज हम ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझाने का प्रयास किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। कम से कम जैसे आप 100 लाइक यदि आप करते हैं तो इस पर जो मैंने अपना नोट्स बनाया है और नोट्स जैसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। ठीक है बच्चों, जाते जाते सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, शेयर बच्चों अपने दोस्तों को भी कीजिए ताकि वे भी लाभ उठा सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।